हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th का सितंबर 2023 का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपका हो चुका है उसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। सैम्पल पेपर जो मैंने बनाया था उससे मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मदद मिली होगी। पैटर्न थोड़ा हमारा इस एग्ज़ाम का आप देख सकते हो कि चेंज है। तो मैंने जब पैटर्न दिया था तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि भैया वो टेंटेटिव पैटर्न है, यानी कि केवल पिछले साल के पेपर के आधार पर मैं एक अनुमानित आपको स्टाइल दे रही थी। तो यहाँ पर आपके 11 क्वेश्चन एक एक नंबर के आ रहे हैं और जो 4 नंबर यहाँ से हटते हैं ना, वो 4 नंबर का आपका बेटा एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, पेपर आप सबने कर लिया होगा, आपने देख भी लिया होगा। तो अब उसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। और मेरे वीडियोस अगर आपके लिए मददगार रहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इनको शेयर करें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आगे भी बनाती रहूं। ठीक है, तो देखते हैं भाई, पहले प्रश्न से आ जाते हैं। एक एक अंक के 11 प्रश्न हैं, 1 से 11 तक एक अंक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। दोनों मीडियम्स में बता रही हूँ मैं। तो 3√9 9 का वर्गमूल 3 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 4√4 2 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। और ये भी तो बच गया 2 + √8 यानी कि 2 जमा वर्गमूल 8, क्योंकि जब तुम 8 का वर्गमूल करोगे तो 4 दूनी 8 आएगा, जो कि 2 वर्गमूल 2 बनेगा और वर्गमूल 2 अपना अपरिमेय होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। सेकंड पे आ जाइए। बहुपद x की 2 घटा 2x घटा 8 के शून्य, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x - 8r। अब जीरोज फाइंड करने के लिए, शून्यक निकालने के लिए आपको इस बहुपद के मध्य पद को तोड़ना होगा। तो x की 2 घटा 2x घटा 8 को 0 रखिए। देखो बेटा, 4 दूनी 8 होता है। सुन ले मेरी बात को ध्यान से कि 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 घटाओ तो 2 आ जाता है। तो ये बनेगा x²। 2 की जगह मैं लिखूँगी 4 घटा 2x और घटा का 8 बराबर है 0। ब्रैकेट खोल लीजिए। तो घटा का तो 4x और ये घटा मिलकर जमा का 2x। ठीक है, और घटा का 8 बराबर है 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x घटा 4 जमा अगले दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो x 8 को भाग करेंगे तो घटा 4 बराबर 0। अब x घटा 4 यहाँ भी है और x घटा 4 यहाँ भी है। मैं थोड़ा यहाँ बताती हूँ। तो x घटा 4 को जब आप कॉमन लोगे तो x बचेगा और जमा का 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा x जमा का 2 बराबर 0। थोड़ा मैं इरेजर ले लेती हूँ एक बार बड़ा करके, थोड़ा सा स्क्रीन को अपना साफ़ कर लेते हैं ताकि हम अपना आंसर यहाँ पर राइट कर सकें। आगे देखेंगे अब। तो यहाँ से x घटा, या तो इसको 0 करेंगे या इसको, या तो x घटा 4 को 0 करेंगे तो x का उत्तर 4 आ जाएगा। और या फिर भैया मैंने क्या करना है बेटा, अपना x जमा 2। ठीक है, x जमा, इसको मैं दोबारा राइट कर देती हूँ साफ से। कई बार ना स्क्रीन थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है मेरे फ़ोन में, इस वजह से स्क्रीन पर कई बार गड़बड़ हो जाती है। x जमा 2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी। तो 4 और -2 आपका आंसर आएगा। तो चेक करें कहाँ है 4 और -2। तो ऑप्शन नंबर ए, पहले का उत्तर था सी। तीसरे पे आ जाओ। 0,8 कहाँ स्थित है? x 0 है और y 8 है, तो ये बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। जब भी x का मान 0 होता है तो वो बिंदु अपना कहाँ मिलता है? y एक्सिस पर। द पॉइंट 08 लाइज ऑन y एक्सिस। दोनों मीडियम में मैं बता रही हूँ। चौथे पर आ जाइए। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सुन लो मेरी बात ध्यान से। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, संगत अंग बराबर हो जाते हैं। अब ध्यान देना, इसने A दे रखा है, एंगल A दे रखा है 50 डिग्री, यानी ये एंगल है 50 डिग्री 50 डिग्री। ठीक है,
दूसरा एंगल बी है अपना कितना 60 डिग्री, और बताना क्या है एंगल आर। तो सुन लो मेरी बात, जब ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा। तो एंगल पी हो जाएगा कितना 50 डिग्री, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आर कितना बच जाएगा, 60 और 50 को जोड़ दो 110, 110 आएगा, और 180 में से घटाओगे तो ट्रायंगल का थर्ड एंगल, त्रिभुज का तीसरा कोण 70 डिग्री आ जाएगा। तो आर की वैल्यू 70 डिग्री आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 7, 4, 9, 10, 5 का माध्य क्या होगा? द मीडियन ऑफ 7, 4, 9, 10, 5। मीडियन निकालने के लिए आंकड़ों को पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो 4, 5, 7, 9 और 10 लिख लिया, और जो बिल्कुल बीच में आंकड़ा आएगा वो माध्यक हो जाएगा। तो आपका असली उत्तर 7 आएगा, जो कि आपका जो है ऑप्शन नंबर डी है। छठे पे आ जाओ। इस तरह का प्रश्न भी मैंने पेपर में डाला था कि इन रैखिक समीकरणों के युग्म के लिए क्या सत्य होगा? एक हल, कोई हल नहीं, या अनेक हल। द फोर सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैंने क्या बताया था, इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लो, या फिर A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो मैंने ये बताया था कि भैया 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। +6 = 0, +6 = कितना आ जाएगा 0। तो अब देखो कंपेयर करो, A1/A2 डायरेक्ट कर रही हूँ मैं 2/4 1/2, B1/B2 4/8 1/2, C1/C2 3/6 3/6 1/2। तीनों बराबर आ रहे हैं, और जब तीनों बराबर आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अपरिमित रूप से अनेक हल। सभी वर्ग, 7वां क्वेश्चन पे आ जाओ। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। देखो ना, ये एक छोटा वर्ग है और ये एक बड़ा, तो क्या ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो सर्वांग सम नहीं होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, यानी देखने में एक जैसे होंगे। 8वें पे आ जाओ। संभव घटना की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। यहाँ इनको संभव नहीं लिखना चाहिए था, निश्चित लिखना चाहिए था। श्योर होता है निश्चित, यानी कि जो जरूर होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। 9वें पे आ जाओ। एक द्विघात समीकरण का केवल एक मूल होता है। बिल्कुल रॉन्ग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट। नो, 2 रूट्स होते हैं, चाहे दोनों इक्वल ही क्यों ना हो, तो 2 ही रूट आएंगे इसके। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि PE 0.01 है तो PE नहीं क्या होगा? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? तो नॉट E कह लो बेटा, या E बार कह लो, या E नहीं कह लो। वो 1 में से E की प्रायिकता को घटा दो। तो 1 में से 0.01 को घटा दो, ये कितना हो जाएगा 9, और 10 में से 1 गए 9 और 9 0.99 अपना आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो 11वां क्वेश्चन है, ये आपने बड़े ध्यान से समझना है। इसे हम कथन कारण प्रश्न कहते हैं, और इंग्लिश में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम इसको बोलेंगे। असर्शन रीजन में क्या है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। इस तरह का मैंने भी सैम्पल पेपर में नहीं दिया, क्योंकि हमें लगा था कि भैया इस बार ये पेपर में नहीं आएगा, तो हमें पैटर्न नहीं दिया गया था। देखें, यदि निम्नलिखित कथन और कारण पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुने। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन ए रीजन आर, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको एक तो कथन दिया गया है, यानी असर्शन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, यानी रीजन दिया गया है। पहले तो दोनों को चेक करो कि दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं। तो पहले को पढ़ते हैं। यदि वर्गमूल 12 को वर्गमूल 3 से भाग दें तो ये आएगा। इफ़ वी डिवाइड √12/√3, तो भाग करके देख लो, अंडर रूट की टर्म्स मल्टीप्लाई भी हो जाती हैं और डिवाइड भी हो जाती हैं, तो एक ही में आ जाएंगी। तो 3 चौके 12, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। तो इसका मतलब ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, यानी जो पहली स्टेटमेंट है वो मेरी सत्य है, या मैं इंग्लिश में कहूँ तो ट्रू है। दूसरी को चेक करो, कारण को पढ़ो। यदि 2 अपरिमेय संख्याओं को भाग देने पर सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं वर्गमूल 11 को वर्गमूल 3 से भाग दूंगी तो मेरा उत्तर इरेशनल ही आएगा। डिवाइडिंग 2 इरेशनल नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट इन अ रैशनल नंबर। नो,
इससे इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो ये सेकंड वाला रिज़ल्ट अपना फॉल्स है, यानी रॉन्ग है। ठीक है, इरेजर से मैं एक्स्ट्रा पार्ट को एक बार अपना साफ़ कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने चेक किया कि अपना जो असर्शन है वो ट्रू है, जो रीज़न है वो फॉल्स है, जो कथन है वो सत्य है, और जो कारण है वो फॉल्स है। तो ये क्या कहता है कि अगर कथन और कारण दोनों सही हों और कारण कथन की सही व्याख्या करता हो, यानी कि इसकी वजह से, नीचे वाले की वजह से ऊपर वाला सही हो, तो आपने ए चूज़ करना है। सुन रहे हो मेरी बात को? भाई दोनों सही हो, पहली बात तो दोनों सही है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए भी कट जाता है, ऑप्शन नंबर बी भी। ए ट्रू है और आर फॉल्स है, तो ए ट्रू है और आर फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख लें कि पहले वाला बिल्कुल ट्रू है। भाई 3 4 जा 12, भाई सिंपल सी बात है, 3 4 जा 12, √4 2 आएगा, तो ये तो ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया, क्योंकि इरेशनल का भाग डिवीजन हमेशा रैशनल नहीं होता है। ठीक है, तो ये ए ट्रू हो गया और आर फॉल्स हो गया, तो हमने ऑप्शन नंबर सी को चूज़ कर लिया। ए फॉल्स होता, आर ट्रू होता, तो इसको चूज़ कर लेते। दोनों ट्रू होते और आर की वजह से असर्शन ट्रू होता, तो फिर हम ए को चूज करते, नहीं तो बी को। तो अभी तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो ये 1 1 नंबर के 11 प्रश्न थे। अब आ जाओ 2 2 नंबर के 3 प्रश्न हैं। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट ही दूंगी मैं। हम मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है तो रैशनल है। ठीक है, और अगर ये रैशनल है, हम 1/√2 को p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, अपना दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे √2 का प्रूफ करते थे, तो 1/2 सारी बातें आपने लिखनी है। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं आपको केवल इसका हिंट वाला सॉल्यूशन ही करवा रही हूँ, है ना। यहाँ आप क्या लिखोगे, p और q को प्राइम है, यानी कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है और q अपना 0 नहीं है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो q² इज इक्वल टू आ जाएगा 2p²। तो अब मैं यहाँ राइट कर सकती हूँ कि q 2 से डिवाइड हो रहा है, q इज़ डिविजिबल बाय 2, q 2 से भाग हो रहा है, और जब q 2 से भाग हो रहा है तो q 2 का मल्टीपल है, 2m हो गया। इस वैल्यू को यहाँ फर्स्ट में पुट कर दो, तो q की जगह जब मैं 2m रखूँगी यहाँ पर, ठीक है, q की जगह जब मैं यहाँ 2m रखूँगी इसमें, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 2m² इज इक्वल टू 2p²। दोनों तरफ स्क्वेयर खोल दो तो ये आ जाएगा 4m² इज इक्वल टू 2p²। 2 से ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा और p² आ जाएगा 2m²। अब यहाँ से क्या आ गया, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ से क्या आया था, q 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से क्या आ गया, p 2 से डिवाइड हो रहा है। तो p और q का जो साझा गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, वो क्या आ गया, 2 आ गया। जबकि यहाँ ऊपर मैं कह रही हूँ कि p और q को प्राइम है, सहअभाज्य हैं, उनका साझा गुणनखंड 1 है, तो हम गलत हैं। और हम गलत कहाँ हैं, जो हमने ये शुरू में सपोज किया था, यहीं पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बाकी इसका पूरा मैंने रिवीजन वीडियो भी और भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो डिटेल में आप वहाँ से भी देख सकते हो। आगे आ जाओ भैया 13th क्वेश्चन पे। क्या 301 समांतर श्रेणी का एक पद है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। तो AP में A कितना है, 5 है, D कितना है, 11 माइनस 5 है, 6 है। हमने मान लिया कि ये टर्म AP में n नंबर पे आ रही है, तो an कितना हो जाएगा, an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये टर्म 301 है, 301 है, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, 6 है। 5 को लेफ़्ट में ले जाओ, है ना, 301 में से 5 माइनस हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बचेगा 6n माइनस 6। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलूँ, 301 में से 5 को माइनस करो तो 296 आ जाएगा, 296। और इस 6 को भी मैं लेफ़्ट में ले आऊँगी, बराबर है 6n, तो 6 और 6 12, ये हो जाएगा 302 बराबर है 6n।
तो n बराबर आ जाएगा 302/6, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ये मान n का दशमलव में आएगा, है ना। 6 पंजे 30, 0 50 सही 2/6, जबकि n का जो उत्तर आना चाहिए था वो एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए थी। तो ऐसे नंबर का कोई पद नहीं हो सकता, तो 301 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो पूरा आप करके आए होंगे बल्कि मैं कहती हूँ। अब आगे आ जाओ 14वें प्रश्न पे, ये भी 2 नंबर में है। 5 साल बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना होगी, और 5 साल पहले जैकब की आयु अपने बेटे की आयु की 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो भैया मान लो कि जैकब की जो वर्तमान आयु है वो x है, x ईयर्स कर सकते हैं इंग्लिश वाले, मैंने वर्ष कर दिया है, और जैकब के सन की जो वर्तमान आयु है वो y है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम चलते हैं 5 साल बाद। तो 5 साल के बाद जैकब की जो एज हो जाएगी वो x + 5 हो जाएगी, बेटे की एज है जो वो y + 5 हो जाएगी, और ये कहता है कि जैकब की एज अपने बेटे से 3 गुनी थी। इस बात को समझेंगे कि जैकब वाज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि अगर बेटे की उम्र को मैं 3 से गुणा कर दूं तो वो जैकब के बराबर आ जाएगी। क्लियर है। तो ये बात जिन बच्चों को समझ आ जाती है तो वो बच्चे समीकरण अपना आसानी से बना लेंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को साफ़ कर रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, डायरेक्ट अब मैं इसको कर रही हूँ। जैकब की आयु जो दिखाई दे रही है वो x + 5 है, और वो x + 5 यानी x + 5 3 टाइम्स है, यानी तिगुना है किससे, y = 5 से। सॉल्व करो तो ये बनेगा x + 5 बराबर है 3y = 15। 3y को लेफ़्ट में ले आओ और 5 को राइट में ले जाओ, तो ये बनेगा x - 3y बराबर है 15 में से 5 गए 10। ये आपकी पहली इक्वेशन आएगी बच्चों। अब मैं दूसरी इक्वेशन के लिए स्क्रीन को थोड़ा सा फिर साफ़ करूँगी। अब हम 5 साल पहले चलते हैं। ठीक है, स्क्रीन साफ़ हो गया। पहली इक्वेशन आपके सामने है। 5 साल पहले 5 years एगो जैकब की एज थी x - 5, बेटे की एज थी y - 5, और जैकब अपने बेटे से 7 गुना था। जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इज इट ओके। यानी कि जैकब की एज अपने सन की एज का 7 टाइम्स थी। सन एज × 7। तो ये अब आपने करना है कि जैकब की एज है x - 5 और ये 7 टाइम्स है y - 5 से। सॉल्व कर दो। x - 5 = 7y - 7 पंजे 35। 7y को लेफ़्ट में ले जाओ और 5 को राइट में, तो ये बन जाएगा x - 7y = -35 + 5। तो बच्चे ये बन गया x - 7y बराबर है -30। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको और इसको दोनों को सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन पर जगह बना लेती हूँ। लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये अपना एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा। x - 3y बराबर है 10। दूसरी इक्वेशन उठा लो, x - 7y बराबर है -30। थोड़ा फ़ोन में प्रॉब्लम ही चल रहा है भैया। x - 7y = -30। एलिमिनेशन में क्या करते हो, कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो x का कोफिशिएंट सेम है तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर, या इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो जब आप माइनस करोगे तो माइनस करते समय नीचे वाली टर्म्स के साइन बदल जाते हैं। ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। x से x कट गया, 7 प्लस का 7 में से 3 गए 4y और 30 और 10 हो जाएगा 40। 4 को राइट में ले जाओगे तो y की वैल्यू 40/4 यानी 10 आ गई, यानी बेटे की एज 10 है। अब बेटे की एज आ गई तो पापा की एज निकालने के लिए किसी भी एक समीकरण में इसको पुट कर दो। तो ये x - 3y वाला समीकरण मैंने यहीं छोड़ दिया है। इसी में मैं आपको x की जगह पर
10 पुट y की जगह पर, यहीं पर मैं आपको y की जगह पर 10 पुट कर देती हूँ। तो ये बनेगा x घटा, जब तुम यहाँ 10 रखोगे तो 3 से गुणा होकर 30 बन जाएगा। 30 को राइट में ले जाओ तो y बराबर है 10 जमा 30, यानी y, अरे गड़बड़ हो गई ना, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया, ये y नहीं है, ये तो x चल रहा था ना, है ना। तो ये आ जाएगा x बराबर है 10 जमा 30, तो x कितना आ गया 40, यानी जैकब 40 साल का है और उसका बेटा 10 साल का है। तो ये था 14वां प्रश्न। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, 16 और 17 3-3 नंबर के हैं। दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 26 है। तो पहली संख्या को x ले लेना, दूसरी को 26 माइनस x ले लेना। ऐसा भी कर सकते हो, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का जोड़ 26 है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो 26 घटा x आ जाएगी। लेकिन ऐसा ना करके हम अपना एक संख्या को x ले लेते हैं और दूसरी को 26 घटा x, और दोनों की दोनों संख्याओं का गुणनफल 165 है। थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, ये सारी बातें जब आप लिखोगे तो क्वेश्चन सही लेंथी हो जाएगा। x गुणा 26 घटा x बराबर 165, गुणा कर दो, ये बनेगा बच्चे 26x घटा x की 2, 26x घटा x की 2 बराबर है 165। सबको राइट में ले जाओ तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 26x जमा 165 बराबर है 0। इसको हल करना है, गुणनखंड करने हैं, तो मैं इसको एक बार यहाँ फिर लिख देती हूँ, x की 2 घटा 26x जमा 165 बराबर है 0। अब इसको अगर आपको गुणनखंड बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर गुणनखंड नहीं बनते हैं तो आप इसको विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको इसके फैक्टर्स बता देती हूँ, 15 और 11 आपको इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे, पूरा करके दिखाऊं क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 15x माइनस 11x। अरे एक मिनट भाई, ये सारा ही चला गया, तो अब आप समझ जाना इसको। मैं यहाँ पर इक्वेशन को लिख देती हूँ, एक्स स्क्वेयर, मैं थोड़ा सा बैक करना चाह रही थी, ये सारा ही हो गया। तो एक्स स्क्वेयर घटा 26x जमा 165 बराबर है 0। 15 और 11 का जोड़ 26 आता है और 15 और 11 की गुणा 165 आती है। तो इसके टुकड़े बनेंगे x घटा 15 और x घटा 11। आप करके देख लेना। तो x की एक वैल्यू 15 आएगी और एक वैल्यू 11 आएगी, ठीक है। तो एक नंबर 15 बन जाएगा और एक नंबर अपना 11 बन जाएगा। 16वें प्रश्न पे आ जाओ भाई। y अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 और -4,3 से समान दूरी पर। फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। कैसे करेंगे, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप 0, y की फॉर्म में लोगे और मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम है P। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है। और 6,5 को मैं A नाम दे देती हूँ, -4,3 को मैं B नाम दे देती हूँ। तो P की जो डिस्टेंस है वो A और B से इक्वल है। सुन लो मेरी बात ध्यान से कि PA और PB दोनों इक्वल हैं। तो लेफ़्ट में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और राइट में भी। पहले मैं PA निकालती हूँ। P आपके सामने है, ये रहा 0 और ये A रहा 6,5। तो ये बन जाएगा बच्चे 0 - 6 का स्क्वेयर प्लस y -5 का स्क्वेयर और पूरे का, सुन लो मेरी बात, अब आप लोगे अंडर रूट। ऐसे ही जब PB लोगे, ठीक है ना, PB के लिए क्या मैं अलग कलर लूँ, ये P है और ये B है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 4 ये वाला, ये लेकिन ये बन जाएगा -+4 का वर्ग और जमा में y घटा 3 का वर्ग स्क्वेयर और पूरे का स्क्वेयर रूट। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट है तो उसको हटाने के लिए तो स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट कैंसिल कर दो, नहीं तो दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो। सुन रहे हो मेरी बात को, दोनों तरफ स्क्वेयर करोगे तो ये स्क्वेयर रूट कट जाएंगे। 0 - 6 का स्क्वेयर बनेगा 36 जमा y -5 का स्क्वेयर, यहाँ आप a - b का फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा a स्क्वेयर यानी y स्क्वेयर जमा
प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इनको करोगे तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब देखो दोनों तरफ y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बचता है 36 और 25, 61 माइनस 10y इज इक्वल टू 16 और 9, ये बन जाता है 25 माइनस 6y। कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन साफ़ करूँगी ताकि हम इसी पर अपने प्रश्न को आगे कर सकें। ठीक है, हमें केवल y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू आ जाएगी तो मेरा पॉइंट भी बच्चे आ जाएगा, क्योंकि मेरा पॉइंट है 0,y, मेरा पॉइंट है 0,y। अब देखो ज़रा, ये 61 घटा 10y है ना, और ये 25 घटा 6y है, 25 को तो लेफ़्ट में ले आओ तो ये हो जाएगा 61 घटा 25, और 10y को राइट में ले जाओ तो जमा का हो जाएगा 10y घटा 6y। 61 में से 25 गए तो 36 आएगा, और 10 में से 6 गए 4 आएगा। ठीक है, 36 बराबर है 4y, तो यहाँ जब हल करोगे तो y की वैल्यू 36/4 यानी 9 आएगी, और y की वैल्यू को जब यहाँ p में पुट करोगे तो जो पॉइंट है वो आपका 0,9 बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल वर्बल है। एक पासा एक बार फेंका जाता है, कॉइन इज थ्रोन, डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को फेंकते हैं तो कुल 6 आउटकम आते हैं। एक भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर की प्रायिकता बताओ, तो 2 ही भाज्य संख्या होती हैं, 2 नहीं 3, 4 और 6, 4 and 6 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर टोटल 2 होते हैं, तो पहले वाले की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 2/6 यानी कि 1/3 आ जाएगी। एक संख्या 1 और 5 के बीच में, तो 1 और 5 के बीच में 2 आता है, 3 आता है और 4 आता है, तो 3 नंबर आ जाएंगे भैया। तो वो 3 नंबर आ जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 मैंने पूरा नहीं करवाया है आपको, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ। 3/6 1/2। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, तो तीसरे पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3/6 यानी कि 1/2। तो ये अपने 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। अब 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के और एक 4 नंबर का रह जाता है। अब देखते हैं बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया दैट इज़ वेरी सिंपल, अगर आपको सिमिलैरिटी अच्छे से आती है तो 5 मार्क्स का है भी नहीं है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC है, तो दिखाएं कि CA² बराबर है CB गुणा CD। थोड़ा ध्यान से समझना भैया इसको। If D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC, show that CA² is equal to CB dot CD। अब मेरी बात ध्यान से सुन लें। सबसे पहले जब भी हम थ्योरम करते हैं, एक तो सबसे पहले तो मैं बना देती हूँ डायाग्राम। ठीक है भाई, सबसे पहले तो मैं बना देती हूँ आपका डायाग्राम। 1 मिनट रुकिए, ये बना दिया मैंने ट्राइंगल ABC। ठीक है, AB और C। तो इस पर एक पॉइंट D है, यहाँ कहीं भी है, मुझे नहीं पता कि कहाँ है, बीच में है, दाएं हैं, बाएं हैं, ये D है। और इनको जब मैं ज्वाइन करती हूँ, मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से, तो ये जो एंगल ADC है, देख लो एंगल ADC, और ये पूरा एंगल BAC, कंप्लीट एंगल BAC दिख रहा है, ये दोनों इक्वल हैं। मैं पिंक कलर से करूं तो ये वाला एंगल और ये वाला, दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो आपने ये रिजल्ट शो करना है। थोड़ा सा तुम इस रिजल्ट पे दिमाग लगाओ। देखो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमें दिखाना है CA का वर्ग यानी CA गुणा CA। मैं थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ पहले, बराबर है CB गुणा CD। सुन रहे हो मेरी बात को? मैं इस CB को तो यहाँ ले आऊँ इसके नीचे, तो ये बन गया CA बटे CB, CA/CB इज इक्वल टू CD/CA। मुझे कुछ ऐसा प्रूव करना है, मुझे कोई ऐसा ट्रायंगल पकड़ना है, 2 ट्रायंगल जो सिमिलर और दोनों में CA आए, ठीक है, और CB आए और CD आए। CB का मतलब ये पूरी साइड आए और CD का मतलब ये वाली साइड आए। क्लियर है? अगर ये लॉजिक आपको समझ में आता है तो आप इस क्वेश्चन को आगे कर पाओगे। और अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो ये क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, बिना कोई स्टेटमेंट को चेंज किए
एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको दे रखा है छठे चैप्टर में से। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि भैया हम कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे। हम लेंगे अपना ट्राइंगल CBA, बोल लो, अरे एक मिनट भाई, ये मैंने इरेजर ले लिया। CBA, सुन रहे हो मेरी बात को? देखो जो A एंगल है और जो D पे एंगल है ना भैया, दोनों बराबर हैं। समझ रहे हो इस बात को? इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ कि A पॉइंट पे जो एंगल है और D पे जो एंगल है वो बराबर है और C कॉमन है, तो आप लोगे ट्राइंगल CAB, ठीक है, CAB एंड ट्राइंगल, मैं इंग्लिश में भी साथ साथ बोल रही हूँ, CDA में। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। CAB ऐसे गई मैं और CDA ऐसे गई मैं। क्लियर है? तो दोनों में अगर तुम ध्यान से देखो तो एंगल C दोनों में आ रहा है, तो कॉमन है। तो भाई एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि कॉमन है, साझा है। हिंदी में लिखूँ तो साझा है, इंग्लिश में लिखोगे तो कॉमन है। और ध्यान से देखो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि ये बुक वाले ने हमें दे रखा है, इज इक्वल टू एंगल ADC, ये हमें गिवन है, दिया है। क्लियर है? अब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए तो AA समरूपता नियम से, बाय AA रूल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ध्यान से देखना, ट्राइंगल CAB और ट्राइंगल CDA दोनों के दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो CA बाय CD, AB बाय DA और CB बाय CA, ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहले दोनों ले लो, CA बाय CD, CA बाय CD, इधर लिखती हूँ मैं, थोड़ा सा जगह बना के इधर लिख देती हूँ मैं। देखें ज़रा, CA बाय CD इज इक्वल टू AB बाय DA, इज इक्वल टू AB बाय DA, इज इक्वल टू देखो CB बाय CA, इज इक्वल टू CB बाय CA। अब आंसर देखो, आंसर में CA 2 बार है, तो हम इस वाले रेशियो को और इस वाले रेशियो को उठाएंगे और आपस में इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड को मैंने थोड़ा नीट एंड क्लीन कर दिया है। ठीक है, लेफ़्ट साइड को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दिया है मैंने। और अब देखो भाई, ज़रा भाई लॉजिक को पकड़ो ना कि मुझे ये दोनों चाहिए, तो इन दोनों को मैं उठा लेती हूँ। CA बाय CD इज इक्वल टू CB बाय CA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो CA इधर चला जाएगा, तो CA गुणा CA ये बन जाएगा CA स्क्वेयर इज इक्वल टू CB, और CD इधर चला जाएगा। और यही हमारा रिज़ल्ट था जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, मैं एक बार ट्राइंगल बना के आपको फिर से बता देती हूँ जल्दी से कि बेटा ABC तो ये ट्राइंगल है, D कहीं भी कोई पॉइंट है ये वाला, और ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल बराबर है। तो आपने एक तो ये पूरा का पूरा बड़ा त्रिभुज लेना है ABC, लेकिन इसका नाम देख लेना कैसे लोगे। तो नाम ले लेंगे CAB, और एक मैं लूँगी छोटा ट्राइंगल CDA, क्योंकि D को मैंने बीच में क्यों रखा है कि A पे बनने वाला एंगल और D पे बनने वाले ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल कॉमन हैं, तो दो एंगल बराबर हो गए तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इनकी भुजाओं का अनुपात, साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। तो भैया अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो इस पार्ट पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 माध्यक का है, मीडियन का है कि यदि एक वितरण का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात करो। इफ़ द मीन इज़ 28 मीडियन इज़ 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर करूँगी, वर्टिकल आपको यहाँ पर मैं
ये सारा टेबल बनाकर देती हूँ और फिर हम इसको आगे करते हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई 0 to 10, ठीक है, और 10 से 20 है अपना, आप समझ जाइएगा थोड़ा सा। 20 से 30 है, 30 से 40 है, और बेटा जी 40 से 50 है, और भैया 50 से अपना 60 है। और यहाँ आ जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। स्टार्टिंग में 5 है, फिर x है। आप देख लीजिएगा, आपकी एक्सरसाइज 13.3 का ही क्वेश्चन है ये। 20 है, और फिर अपना कितना है 15 है, और फिर अपना कितना है y है, और फिर अपना कितना है 5 है। तो हमें अब यहाँ बनानी है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 5 आ जाएगी। इसमें जब आप इस x को ऐड करोगे तो ये 5 जमा x आ जाएगी। 20 को ऐड करोगे तो बेटा जी ये मेरा 25 जमा x आ जाएगा। फिर 15 को ऐड करोगे तो ये 40 जमा x आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा होता जा रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, 40 जमा x। और इसमें y को ऐड करोगे तो ये आएगा 40 जमा x जमा y। और लास्ट में 5 ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 45 जमा x जमा y, और कुल डाटा 60 है। अब आपका जो ये 45 जमा x जमा y है, ये जो 45 जमा x जमा y है, ये तो है भैया 60 के बराबर। सुन लो, तो जब तुम यहाँ से 45 को राइट में ले जाओगे तो x जमा y का उत्तर 60 घटा 45 यानी 15 आ जाएगा। तो एक तो इसको रिकॉर्ड कर लो। और अब मैं थोड़ा हिंट ही दूंगी आपको, कुल डाटा 60 है। n, तो n का जब तुम आधा करोगे तो 60 का आधा हो जाएगा 30। तो CF में अब तुमने 30 से बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है। ये 25 जमा x है और ये 40 जमा x है। 25 जमा x पता नहीं 30 से बड़ा है या नहीं है, 40 जमा x 30 से बड़ा ज़रूर है। तो इस तरह का जब कन्फ्यूजन हो तो अपना छोटे वाले को आप सिलेक्ट कर लो। तो आप सिलेक्ट करो 25 जमा x को। सुन रहे हो मेरी बात को भाई, 25 जमा x को आपने सिलेक्ट करना है। तो इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो तो CF हो जाएगी, इसके सामने जो 20 आ रहा है वो F हो जाएगा, और इसके सामने जो 20 से 30 आ रहा है वो मीडियन क्लास हो जाएगी। तो पहले मैं सारी वैल्यू लिख देती हूँ, फिर मुझे स्क्रीन को साफ़ करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला CF है, ध्यान दे लो। CF मेरा कितना है 5 जमा x है। ये वाली वैल्यू मेरी F है जो कि कितनी है 20 है। L मेरा लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की जो कि 20 आएगी। वैसे भी एक मोटी सी बात है कि आपको मीडियन 28.5 दिया गया है जो कि 20 और 30 के बीच में ही लाई करता है। तो CF आपने ये वाली ही लेनी है। क्लियर है। और H की वैल्यू कितनी है 10 है। सारी वैल्यू आपके फॉर्मूले की आ गई हैं। अब मैं यहाँ आपका मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगी जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस लेफ़्ट साइड को मैंने साफ़ कर दिया है, और मीडियन का फॉर्मूला मैं साथ साथ बोल देती हूँ, L+N/2 माइनस CF बाय F इंटू में H। और मीडियन आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ लगाएंगे अब मीडियन का फॉर्मूला कि आपका जो मीडियन है, आपका जो मीडियन है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF पूरा डिवाइडेड बाय F और मल्टीप्लाइड बाय H आ जाएगा। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब ये यहाँ लेफ़्ट में तो है भैया 28.5, और L कितना है देख लो अपना 20 है। ठीक है, प्लस N/2 बोला था मैंने जो कि 30 है। CF कितना है 5 जमा x है, तो घटा 5 घटा x हो जाएगा। नीचे F आएगा 20 और मल्टीप्लाइड बाय H है जो कि 10 है। तो 0 से ये 0 कट जाएगी। इस 20 को लेफ़्ट में ले आओ, 28.5 में से घटाओगे तो 8.5 आएगा। ध्यान से देखना। और 30 में से 5 घटाओगे तो ये आएगा 25 घटा x/2।
अब इस 2 को लेफ़्ट में ले जाओ और 8.5 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 17, सुन रहे हो, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 25 घटा x। x को लेफ़्ट में ले आओ और 17 को राइट में, तो 25 में से 17 गए तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई कितना है, 15 है। x की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। तो इस वैल्यू को जब मैं यहाँ रखूँगी तो 8 जमा वाई बराबर है 15, 8 राइट में जाएगा तो y की वैल्यू 15 में से 8 गए 7 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। मैं होप करती हूँ समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब हम अपना चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि केस स्टडी बेस क्वेश्चन कहा जा सकता है। दिखने में ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन दिखने में मुश्किल लग रहा है, बहुत आसान प्रश्न है। देयर इज ए फंक्शन टू बी ऑर्गेनाइज इन स्कूल, पेरेंट्स ऑफ द स्कूल एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर द पर्पज, द चेयर्स आर टू बी अरेंज इन असेंबली एरिया। ये देख लो, ये जो फ़ोटो आपको दे रखी है कि इस तरह से चेयर्स लगाई गई हैं। यहाँ पर हिंदी में भी मैं साथ साथ पढ़ के बता देती हूँ। किसी स्कूल में समारोह का आयोजन होना है, स्कूली बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाना है। इसके लिए सभा क्षेत्र में कुर्सी लगाई गई हैं। फर्स्ट रो हैज़ 10 चेयर्स, पहली लाइन में 10 कुर्सी हैं। एंड ईच सब्सिक्वेंट रो हैज़ 1 मोर चेयर देन द रो बिफोर इट। और हर अगली लाइन में एक एक कुर्सी बढ़ती चली जा रही है, यानी 10 हैं, फिर 11 हैं, अगली लाइन में 12 हैं, अगली लाइन में 13 हैं। और कुल मिलाकर 15 पंक्तियां हो सकती हैं, यानी 15 लाइनों तक कुर्सियां बिछाई जा सकती हैं, जिन्हें सभा क्षेत्र में समायोजित किया जा सकता है। स्थिति का विश्लेषण करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। एनालाइज द सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। समझ गए आप कंडीशन को। पहली रो में 10 चेयर बिछेंगी, अगली में 11, अगली में 12। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और इस तरह से हम 15 रो तक जा सकते हैं। 15वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियां हैं, तो आपने A15 निकालना है, जो कि बनेगा A + 14D। आप देख सकते हो A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू 1 है। AP का क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा 10 + 4, अरे भैया चल जाओ, 10 + 14 × 1, तो 14 और 10 24। तो 15वीं रो में 24 कुर्सियां बिछाई जा सकती हैं। आगे चलो। सभा क्षेत्र में कुल कितनी कुर्सियों की आवश्यकता है, हाउ मैनी टोटल चेयर्स आर रिक्वायर्ड। तो 15 रो बननी है, तो S15 निकाल दो। अभी अभी हमने नोट किया है कि A 10 है, D 1 है, और N मेरा आ रहा है 15। तो S15 आपने निकालना है। SN का फॉर्मूला होता है N/2, यानी कि 15/2। 2A यानी कि 2 × 10 + N-1। N 15 है, 15 में से 1 माइनस करोगे 14 गुणा D। ठीक है ना। फॉर्मूला लिखूं क्या, N/2 2A + N-1 × D। ये फॉर्मूला है आपका। इसको सॉल्व कर दो तो इतनी कुर्सी पूरे होल में आ सकती हैं। ये हो गई 20 + 14 यानी 34। तो 15/2 × 34, 2 से 34 कैंसिल हो जाएगा, 17, 17 5 85, 8 17 एकम 17 और 8 कितना होता है 25। तो 255 चेयर उस हॉल में आ सकती हैं। और अब हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट पार्ट, कि यदि सभी पंक्तियों में कुर्सियों की संख्या समान हो तो कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है। अभी आपने जब सेकंड पार्ट को सॉल्व किया तो जो आपका SN है वो 255 आ रहा है। 255 का मतलब है कि सभागार में कुल 255 कुर्सियों की हमें क्या है, आवश्यकता है 255 कुर्सियों की। अगर 255 कुर्सियां पूरी की पूरी डालनी हैं तो 255 में जैसे ही मैं 1 जोड़ती हूं तो इसके निकटतम संख्या 256 आती है, जिसका वर्गमूल 16 होता है। जिसका वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है। तो यदि हम पंक्तियों की संख्या को बढ़ा सकें तो 16 ही तो पंक्तियां हो जाएंगी और 16 ही कुर्सियां उनमें डल जाएगी, जिसमें 1 कुर्सी एक्स्ट्रा बच जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात, कि भी सभी पंक्तियों में कुर्सियों की संख्या समान हो। लेकिन अब ये एक बात हम पीछे चलते हैं तो ये कहता है कि कुल 15 ही पंक्तियां बनाई जा सकती हैं।
अगर पंक्तियां 15 ही रखनी हैं और हर पंक्ति में बराबर कुर्सी रखनी है तो 15 पंक्तियों में 15 ही कुर्सी रखेंगे तो 225 कुर्सियां ही हमारी बनती हैं, बाकी हमारी 30 कुर्सियां एक्स्ट्रा बच जाती हैं। तो ये वाला प्रश्न थोड़ा संदेह के घेरे में आ जाता है कि सभी पंक्तियों में, अब पंक्तियां अगर 15 हैं तो उनमें कुर्सियों की संख्या समान है। सुन रहे हो मेरी बात को? तो आप इसको एक तरीके से और देख सकते हो कि भैया 255 को 15 से भाग कर दो तो 15 एकम 15, 0 1 और 15 सत्ते 105। तो मेरे हिसाब से यह उपयुक्त उत्तर है कि 15 पंक्तियों में, हर पंक्ति में अगर हम 17 कुर्सियां रख देते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? मेरे हिसाब से ये फाइनल आंसर होगा कि अगर हमें पंक्तियों की संख्या को कम या ज़्यादा नहीं करना, अगर हमें पंक्तियों की संख्या को कम या ज़्यादा नहीं करना और कुर्सी भी मुझे 255 ही रखनी है तो मैं हर पंक्ति में 17 कुर्सियां रख दूंगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस पूरे प्रश्न को समझा देती हूँ कि सभी पंक्तियों में कुल कुर्सियों की संख्या समान हो तो कितनी पंक्ति बनाई जा सकती है। इसने ये नहीं कहा कि जितनी पंक्ति होंगी उतनी ही कुर्सी होंगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर 15 पंक्ति हैं, कुर्सी मैंने 255 ही रखनी है। थोड़ा सा प्रश्न ये अजीब है, कुर्सियों की संख्या समान है तो कुर्सियां कितनी डलेंगी? 17 और पंक्तियां कितनी बनेंगी? 15। अब ये प्रश्न यहाँ ये कह रहा है कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं, तो पंक्तियां वो पहले कह चुका है कि भैया 15 बनाई जा सकती हैं। उस हिसाब से कुर्सी हर लाइन में 17 डलनी चाहिए। लेकिन अब ये कह रहा है कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं, तो 255 कुर्सी के नियर अबाउट अगर हम वर्गमूल करते हैं तो 256 का वर्गमूल 16 आएगा, तो 16 पंक्तियां भी बनाई जा सकती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर संदेहजनक है। आपके अध्यापक आपको इस प्रश्न का 1 अंक बेनिफिट ऑफ डाउट पर दे सकते हैं। आपको किसी को इसमें कोई सजेशन मुझे देना हो तो मुझे ज़रूर दें। लेक्चर अगर पसंद आया हो, समझ आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपने शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है ताकि आगे भी आपकी सेट की और फुल ईयर फाइनल एग्ज़ाम की और प्री बोर्ड की प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू।